Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called आप जैसा कोई, जो कि हाल ही 2025 में आई है। नेटफ्लिक्स के बॉलीवुड सेक्शन के टॉप 10 की ट्रेंडिंग में ये मूवी ट्रेंड कर रही थी, तो मैंने सोचा बीइंग गरीबों का नेटफ्लिक्स, मैं इस मूवी को आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊं। और इस मूवी को अंडर एस्टिमेट करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार कुछ एक ऐसी मूवीज आती है जो कि किसी एक परफेक्ट एज सेक्टर या फिर कहीं की एज ग्रुप के लिए बोनस राउंड कही जा सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आगे आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल ही जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें बचपन की एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि श्री रेणु त्रिपाठी अब गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए उसे इस पार्टी से बाहर ले आता है। इस बंदी का नाम होता है रेखा, जो कि रेणु से पूछती है कि आखिर तुम मुझे बाहर क्यों ले गया है। जहाँ पर रेणु को बताना था कि रेखा मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ये रिंग भी लेकर के आया हूँ। अब रेखा के फादर जो होते हैं वो होते हैं सुनार, जिस पर रेखा का कहना था कि मेरे पापा ऑलरेडी एक ज्वेलर है, तो कम से कम अच्छी अंगूठी तो लेकर के आते। जिस पर रेणु का कहना था कि यार मेरे दोस्त विशाल ने कहा था कि तू बस एक रिंग ले जा, और वैसे भी वो बंदी कौन सी हीरा है जो उसके लिए एक अच्छा हीरा लेकर के जा रहा है। अब ये बात सुनकर के तो रेखा को आ जाता है गुस्सा और वो उसे श्राप देती है कि ना तो तुझे जिंदगी भर लड़की मिलेगी, ना ही सेक्स, तू यूं ही कवारा भटकता रहेगा। और रही बात विशाल की, तो मेरी तरफ से उसे एक तोहफा दे देना। और वो उसे खींच करके चांटा लगा करके निकल जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर हम श्री रेणु त्रिपाठी की दिन भर की दिनचर्या को देख पाते हैं, जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना, अपने पौधों को पानी देना, घर में आई चुईया को पकड़ करके उसे दाना पानी दे डाल के वापस से बाहर भेज देना और फिर तैयार होकर के पहुंच जाना अपने काम पर। मगर आज वो सबसे पहले अपने भैया से मिलने के लिए जाते हैं। इनके बड़े भाई का नाम होता है भानु त्रिपाठी, जो कि पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। और वो रेणु को बस यही कहते हैं कि यार तू ये टीचर गिरी छोड़कर मेरे प्रॉपर्टी का बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता। मेरे दोस्त को देख, कम से कम इसकी कंपनी ही ज्वाइन कर ले, एटलीस्ट तेरे उस संस्कृत के टीचर की बगाड़ से ज्यादा ही कमाएगा। मगर रेणु जी का मामला तो कुछ और ही था। उन्हें तो बस पढ़ाने में ही मजा आता था। जब वो बस में बैठ करके जा रहा होता है स्कूल की तरफ की, तभी उसकी भाभी का कॉल आ जाता है और वो पूछती है कि पुरानी बढ़नी या नई बढ़नी। देखा जाए तो श्री रेणु के फोन में सिर्फ और सिर्फ दो ही लड़कियों के नंबर थे, और वो थी एक उसकी भाभी और एक उसकी भाभी की बेटी, यानी कि जिंदगी में और कोई तीसरी लड़की थी ही नहीं। जिसके बाद रोजमर्रा के काम के लिए वो आ चुके होते हैं अपने स्कूल में, और यहाँ पर संस्कृत क्लास यही लेने वाले होते हैं कि तभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर संस्कृत के सर को ऑर्गेजम आएगा तो वो लड़की से क्या कहेंगे, अहम गच्छामी, अहम गच्छामी। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे तो सर का मजाक बोर्ड पर लिख करके भी उड़ा देते थे कि ओ श्री कल आना। खैर अपने श्री सर काफी अच्छे मिजाज के थे और किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे, इसी वजह से किसी को कोई खरी खोटी सुनाते नहीं है। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसका एक फोटो शूट होना था। तो बेसिकली इस दोस्त का नाम होता है दीपक, जो कि हर बार हर किसी काम में श्री को एडवाइस देते रहता था। तो एक दिन वो श्री को बताता है कि यार मार्केट में एक नया ऐप आया है, इसका नाम है आप जैसा कोई। इस ऐप पर लड़कियां और लड़के बस एक सब्सक्रिप्शन के जरिए आराम से बैठ करके मस्त बहकी बहकी बातें कर सकते हैं, कभी तन डोले तो कभी मन डोले। और जब बातों का सिलसिला शुरू होगा तो पुराने पड़े औजार के अंदर भी तेल पानी मिल जाएगा, वो पूरी तरीके से तरोताजा हो जाएगा। तो बस आज इसका सब्सक्रिप्शन ले डाल और बातें करना शुरू कर दे, क्योंकि ये ऐप टिंडर जैसा ही है, मगर यहाँ पर किसी की शक्ल नहीं दिखाई पड़ती, सिर्फ आवाज सुनाई पड़ती है। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। जिसके बाद रात को श्री रेणु जी उस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेकर के रैंडम किसी भी लड़की को कॉल लगा देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर कॉल मिलता है तो एक लड़की फोन उठाती है और उसके साथ बातें करना शुरू करती है। शुरुआत में तो वो थोड़ा सेक्सी होकर के बातें कर रही थी, लेकिन श्री रेणु से बातचीत करने के बाद में वो भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ये इंसान अच्छा है, अच्छी बातें करता है, मैच्योर है काफी, और आलतू फालतू धोखेबाज लोगों से थोड़ा सा हट करके है। उससे बात करने के बाद तो श्री रेणु का एकदम से दिल मन पूरी तरीके से खिल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर कभी वो अकेला ब्रश किया करता था, ऐसा लग रहा था आज वो किसी लड़की के साथ में ब्रश कर रहा है। इनफैक्ट अब तो चाय पीने, पौधों को पानी डालने, तैयार होने में हर जगह किसी न किसी के होने का एहसास होता रहता है। इनफैक्ट दीपक भी अब तो इन बातों को जान करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद कहानी स्कूल में शिफ्ट होती है और स्कूल में भी हंसते मुस्कुराते श्री जी बस बच्चों को बिना डांटे पढ़ाई करने लगते हैं। एंड देन रात अगेन आ जाती है और फिर बात शुरू होती है कॉलिंग पर, जो कि था आप जैसा कोई ऐप। इस बार भी अगेन बातें करके श्री जी का मन प्रसन्न हो जाता है। पहले तो एक दो थी और अब तो 5-6 लड़कियां मानो इस तरीके से उसकी जिंदगी में आ गई थी, जैसे हर वक्त वो उन्हीं 5-6 लड़कियों से घिरा रहता था। वहीं दूसरी तरफ हम उसके भैया यानी कि भानु त्रिपाठी को देख पाते हैं, जो कि अपनी वाइफ कुसुम त्रिपाठी के साथ में था। कुसुम अपने लाइफ के खत्म हुए स्पाइस को वापस से रीजनरेट करने के लिए भानु जी को कहती है कि कहीं घूमने चले, जहाँ पर
भानु जी का कहना था कि घर का इतना सारा काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं और खाना पकाना है और मेरे को टाइम पर दवाइयां भी चाहिए होती है, तो अगर घूमने निकल जाओगी तो ये सारी चीजें कौन करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कुसुम की लाइफ ऑलमोस्ट हेल्थ। पता नहीं क्या हो गया है, आजकल के पतियों को अपनी पत्नियों को टाइम ही नहीं देते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर सब्जी वाला आया होता है कुसुम भाभी के पास में और बोलता है कि आज कुछ बढ़िया बनाओगे तो एवोकाडो दे दूं, जिस पर कुसुम भी वो ले लेती है। कि तभी यहाँ पर उसका पड़ोसी जॉय बॉस पहुंच जाता है और कहता है कि आपके बनाए हुए नींबू के अचार ने तो पूरे घर में नींबू महका दिए, इतना शानदार टेस्टी अचार है, इसे आप फ्री में कैसे बांट सकती हैं, इसके लिए तो आपको चार्ज करना चाहिए और अब इस नॉर्मल होममेड काम को कॉमर्शियली डेवलप कर देना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर के कहीं ना कहीं कुसुम भी इम्प्रेस हो जाती है। कि तभी यहाँ पर स्कूल में श्री के पास में कॉल आता है भाभी जी का और बताती है कि मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है, एक लड़की का रिश्ता आया है, वो है तो वैसे बंगाल की और तू जानता है वो जो अपने नेबर है मिस्टर जॉय, वो लड़की उनकी ही भतीजी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक बार डेट कर ही लो। और फाइनली बहुत मनाने के बाद में श्री मान जाता है और एक कैफे में मुलाकात करने के लिए बैठ जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद में यहाँ पर मधु बॉस की एंट्री होती है, जिसे देख करके तो श्री रेणु त्रिपाठी जी के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो खुद तो थे 42 साल के और लड़की मिली इन्हें 32 साल की। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि श्री जी पढ़ाते थे संस्कृत और मैडम जी पढ़ाती थी हमारी तरफ फ्रेंच, सो बेसिकली शी इज अ फ्रेंच टीचर। उसके रंग रूप और सुंदरता को देख करके बेचारे श्री जी की तो पोल खुल जाती है, वो एकदम से मिसमराइज हो जाता है और जाकर के सीधा बोल डालता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, घर भी छोटा सा है, तुम्हारे नखरे झेल नहीं पाऊंगा और शायद जो तुम मुझसे चाहो वो मैं तुम्हें दे ना पाऊं, तो आर यू ओके विद ऑल दीज थिंग्स। जिस पर मधु का बड़ा प्यारा रिप्लाई था कि मैं भी ठीक ठाक कमा लेती हूँ, तो कमाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। रही बात छोटे घर की, तो अगर प्यार हो तो इंसान तो झोपड़े में भी रह सकता है, और रही बात एज की, तो एज इट्स जस्ट अ नंबर, बस अगर बराबरी का प्यार मिल जाए तो फिर जिंदगी सुकून से कट जाए। इन बातों को सुनकर के इन दोनों को ही कहीं ना कहीं ये आपस में इम्प्रेस कर ही लेते हैं और आपस में फिर चाय पीने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहां पर इस मूवी का फेवरेट डायलॉग कम दूध ज्यादा पत्ती, इसी के साथ इलायची अदरक और सौंफ मिला देना। इन बातों को सुनकर के कहीं ना कहीं श्री को लगता है कि यार एग्जैक्ट वैसी ही चाय पीने वाली लड़की कैसे मिल गई, मैं भी टीचर वो भी टीचर, मेरी भी एज ज्यादा उसकी भी एज ज्यादा, दोनों ही इतने मेच्योर समझने वाले और चाय लवर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ये किसी बच्चे की शरारत तो नहीं जो कि मुझसे एग्जाम में ज्यादा नंबर पाना चाहता हो और इस लड़की के बदले मुझे ब्लैकमेल करने वाला हो। तो दीपक कहता है कि ठीक है, तो फिर उसका पीछा क्यों नहीं किया जाए। तो वो रहती है बंगाल में और जहां तक रही उसके फेसबुक अकाउंट की बात, तो मुझे पता चल गया है कि नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे है, तो चलो एक डॉक्यूमेंट्री शूट की जाए जिसके अंदर हम उसके परिवार के हर किसी शख्स से उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उसका दिल क्या कहता है और उसका दिमाग क्या कहता है। अब इस काम में यानी कि डॉक्यूमेंट्री बनाने में यहाँ पर श्री की क्लास का बदमाश लड़का राकेश ही काम में आता है, जो कि एज अ फ्रेंच स्टूडेंट बन करके सीधा उनके घर पहुंच जाता है और फिर एक एक करके सभी से इंटरव्यू लेना शुरू करता है कि नेक्स्ट वीक जो कि मधु बॉस है, आपके घर की प्यारी दुलारी, उसका बर्थडे आने वाला है, तो क्या आप उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं या फिर उसके बारे में कोई पुरानी पास्ट की बात बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हर कोई बताने लगता है कि वो लड़की अच्छी है, अच्छा गाती है, अच्छा पकाती है, सुंदर है, अपना घर का काम जानती है। तो कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट 100% गुड रिव्यूज मिल जाते हैं यहाँ पर और इन दोनों को ही लगने लगता है कि चलो अपने श्री जी की बात कहीं ना कहीं तो अब बैठने वाली है, यानी कि रिश्ता पक्का ही समझो। कि तभी लास्ट में राकेश यहाँ पर मधु की एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। तो वो स्टूडेंट बताती है कि वैसे तो मैडम अच्छी है, लेकिन निमित अग्रवाल अगर उनकी लाइफ में नहीं आता तो और भी ज्यादा अच्छी होती। अब ये बात सुनकर के उसके दिमाग की घंटी बज जाती है कि आखिर निमित अग्रवाल कौन है। उसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने पर पता पड़ता है कि वो तो कभी मधु बॉस का फ्रेंड हुआ करता था। तो यहाँ पर जब श्री और मधु मिलते हैं तो श्री पूछ ही लेता है कि वैसे तो मेरा पूछने का कोई हक बनता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे क्या निमित अग्रवाल के बारे में बता सकती हो कि तुम दोनों की बॉन्डिंग कैसे टूटी। जहाँ पर अब मधु उसे पूरी पास्ट की बात बताती है कि ये बात आज से करीब 6 महीने पहले की थी। मैं एक इवेंट में पियानो प्ले कर रही थी और वहाँ पर मेरी स्टूडेंट का भाई निमित आया हुआ था। उसे न जाने कैसे मुझसे प्यार हो गया, हम हर दिन मिलने लगे और फिर वो प्यार परवान चढ़ गया। अब एक दिन हम दोनों ने आपस में इंटीमेट होने का सोचा, मगर तभी अचानक से निमित ने मुझसे पूछ लिया कि आर यू वर्जिन। अब एक डॉक्टर होने के नाते उसे ये बात तो मालूम ही होनी चाहिए कि आजकल इंडिया में 16-17 साल के बाद में कोई वर्जिन रहता ही नहीं है, और अगर कोई रह भी गया तो फिर तो उसकी मूर्ति नेशनल म्यूजियम में लगी होनी चाहिए। इस बात को सोच करके तो कहीं ना कहीं श्री को लगता है कि शायद मेरी ही मूर्ति नेशनल म्यूजियम में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी सेक्स किया ही नहीं। खैर, तो अब इन दोनों की सांठगांठ बैठ जाती है और ये दोनों आपस के अंदर प्यार में पड़ जाते हैं, मूवी वगैरह साथ में जाते हैं। श्री को मधु में मधुबाला नजर आने लगती है, वहीं मधु को श्री के अंदर अशोक कुमार नजर आने लगता
लगता है और दोनों एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं खो जाते हैं। साथ में घूमते हैं, चाय पीते हैं, बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, इसी के साथ अपना एक फोटोशूट भी करवाते हैं और फाइनली अपने घर वालों से बात करके एक सगाई की डेट फिक्स करवाने की बात करते हैं। मगर उससे पहले परिवारों का मिलना जरूरी था। तो यहाँ पर एक फैमिली मीटिंग के अंदर जब ये लोग बैठे होते हैं तो अपनी पियानिस्ट मधु पियानो पर बैठ करके बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग प्ले करती है। वहीं पर संस्कृत के श्री रेणु त्रिपाठी एक सितार प्ले करने लगते हैं। वेल, इस सीन को देख करके तो मुझे मेरा गिटार याद आ गया। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, तो इन दोनों के अंदर ही भले ही एज काफी ज्यादा थी मगर एज के साथ में टैलेंट था। मतलब कि दोनों ही कहीं ना कहीं भोंगे पंडित नहीं थे, कहीं ना कहीं क्रिएटिव थे और ये बात एक रिश्ते को आगे बढ़ाने में सचमुच बहुत ज्यादा कामगार है। और अब तो कहीं ना कहीं इन दोनों की फैमिलीज भी मान चुकी थी कि चलो ठीक है, अच्छी खासी फैमिली है, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों को बात करने के लिए एक सेपरेट कमरे में भेज दिया जाता है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे से आपस में बात करने से पहले शर्मा रहे थे, लेकिन श्री रेणु का कहना था कि अकेलापन इंसान के चेहरे पर गम और खुशी के सेम ही एक्सप्रेशन दे डालता है, जिस पर मधु का कहना था कि अब तो हम साथ में हैं तो फिर अकेलापन किस बात का। तो यहाँ पर श्री जी अपनी किताब खोलते हैं और उसे एक फूल गिफ्ट में करते हैं और बताते हैं कि किताबें फूलों की खुशबू हमेशा के लिए कैद कर लेती है। वहीं पर मधु का बताना था कि कुछ साथ में डांस किए गए मोमेंट हमेशा के लिए एक मेमोरी क्रिएट कर देते हैं, तो क्यों ना यादों को संजोया जाए। तो यहाँ पर जैसे ही लोग डांस करने लगते हैं तो थोड़ा सा सेक्सीएस्ट होकर के आपस में बातें शेयर करने लगते हैं, जहाँ पर रेणु जी का कहना था ओ मॉमी और वहीं पर मधु जी का कहना था ओ डैडी, यानी कि डबल मीनिंग जोक्स थे, ये आप समझ ही सकते हैं। इन बिटवीन यहाँ पर कुसुम पहुंच जाती है चाय नाश्ता लेकर के और इन दोनों को आपस में ऐसी बातें करते हुए सुन लेती है। लेकिन क्या करे, पुराने ख्यालों वाली कुसुम इस मॉमी और शुगर डैडी वाले जोक को समझ नहीं पाती और आकर के परिवार में बताती है कि बेचारे ये दोनों ही आपस में कितने पारिवारिक हैं। जहाँ पर रेणु अपने माँ को याद कर रहा था, वहीं पर मधु भी अपने फादर को याद कर रही थी। खैर, इन दोनों की जोक वाली सिचुएशन फैमिली में से सिर्फ बच्चों को ही समझ में आती है, बाकी सारे तो इनके इस रिश्ते को मान जाते हैं। जिसके बाद सगाई का दिन आता है। श्री रेणु बहुत ज्यादा खुश था इस दिन कि आज पहली बार वो उस पल को महसूस करने वाला है जो कि आज से पहले उसके कई सारे दोस्त, स्टूडेंट्स और रिलेटिव्स ने महसूस कर लिया था। यहाँ पर काफी सारी फोटोग्राफ्स होती है, गाना वगैरह आता है, परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी मधु यहाँ पर श्री के साथ मजाक करने के लिए पास ही बैठकर भी कहती है क्यों ना कॉलिंग हो जाए, और कॉल पर वो उसे कहती है कि श्री रेणु, श्री माय लव। तो ये बिल्कुल उसे वैसी ही आवाज लगती है जैसी आप जैसा कोई ऐप पर श्री रेणु को अदर गर्ल्स की कॉलिंग में मालूम चली थी। इस आवाज को सुन करके उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसका तो मानो दिल ही टूट गया था, ना ही फोटोग्राफ्स अच्छी आती है और पूरी तरीके से अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि जिस लड़की से उसने प्यार किया वो तो उस ऐप पर मौजूदा 1000 लोगों से वैसे ही बातें करती होगी, यानी कि वो लड़की कैरेक्टरलेस होगी। इन बातों को सुन करके वो रात भर सो नहीं पाता, अपनी क्लासरूम के अंदर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वो ये सारी बातें अपनी दोस्त दीपक को बताता है कि यार वो लड़की तो एक कॉल गर्ल निकली, न जाने इस जमशेदपुर के अंदर कितने सारे लोगों के साथ में बैठ करके सेक्स चैट करती होगी या फिर ऊंच नीच ऊपर नीचे वाली बातें करती होगी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जहां पर दीपक का कहना था कि यार यूं ही किसी पर उंगली उठानी नहीं चाहिए, एक काम कर, इस कंपनी के सर्विस सेंटर में कॉल लगा करके पूछ कि क्या आपके यहाँ पर मधु बोस नाम की कोई लड़की काम करती भी है या नहीं। जैसे ही वो वहां पर कॉल लगाता है और पूछता है कि मधु से जरा बात करवाइए, कॉल सेंटर वाले कॉल काट देते हैं। इसका मतलब ये था कि वो लोग कोई इंटरनली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते थे। और अब तो श्री का दिल और ज्यादा टूट जाता है। वो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए अगरतला की बस पकड़ लेता है, क्योंकि जमशेदपुर से वहां जाने में ऑलमोस्ट 3 दिन लगते हैं, 3 दिन आने में और चीजों को बुलाने में 10 दिन, यानी कम से कम अगर वो 15-20 दिन इन चीजों से दूर रहेगा तो मूव ऑन कर पाएगा। मगर वहां पर खड़ी मधु उसे देख लेती है और उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जहां पर श्री रेणु अपने दिल की बात उसे कहता है और बोलता है कि मैंने तो तुमसे प्यार किया था, तुमसे अपने दिल की बातें शेयर करी थी, मगर तुम तो वही दिल की बातें 1000 लोगों से करती हो, कैरेक्टर लूज लड़की हो, और तुम तो उस आप जैसा कोई ऐप के अंदर काम भी करती हो। जहां पर मधु का बताना था कि नहीं, तुम डफर हो, वो ऐप जैसे लड़कों के लिए है वैसा ही लड़कियों के लिए है। जिस तरीके से तुमने सब्सक्रिप्शन ली वैसे ही मैंने भी सब्सक्रिप्शन ली थी, और जिस तरीके से तुम वहाँ हॉट टॉपिक पर बातें करने पहुंचे थे, मैं भी वहां पर हॉट टॉपिक्स पर बातें करने ही पहुंची थी। मैं कोई वहां पर जॉब नहीं करती थी या फिर कोई 1000 लड़कों को फंसा करके उनके पैसे का इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो मेरा कैरेक्टर पहले भी सही था और आज भी सही है, मुझे तुम जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पर वो अपनी अंगूठी खोल करके दे देती है श्री रेणु को और कहती है कि अब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। यानी कि दोनों का ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। अब जहाँ एक तरफ घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, बैंड बाजे वाले मौजूद थे, फूल लगाए जा रहे थे, कि तभी यहाँ पर श्री बताता है कि शादी कैंसिल हो गई है। जो रिश्ता शादी तक पहुंचने वाला था, हम दोनों एक होने वाले
थे वो बात अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इन बातों से आ जाता है भानु त्रिपाठी को गुस्सा और वो लड़ने के लिए पहुंच जाता है जॉय फैमिली के पास में, जहां पर इन दोनों की ही फैमिली में तकरार हो जाती है, बातचीत ज्यादा बढ़ जाती है और डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि आखिर तुम दोनों ही उस ऐप पर कर क्या रहे थे। और एट द एंड किए किराए पर पानी फिर जाता है। इन दोनों की शादी यहीं कैंसिल हो चुकी थी। तो यहाँ पर अब श्री रेणु के लिए पंडित जी को कुंडली दिखवा करके उसका मांगलिक दोष उतरवाया जाता है। फिर उसकी एक पौधे के साथ शादी करवा दी जाती है और फिर उसकी कुछ अच्छी सी फोटोग्राफ्स खींच करके उसकी नई प्रोफाइल बनवा करके शादी.com पर डलवा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मधु का दिल भी बहुत ज्यादा टूट चुका था। वो हर जगह बस उसे याद करती रहती थी। वहीं पर कहीं ना कहीं श्री का दिल भी अब मधु के लिए धड़क रहा था। वो भी बार बार बस हर पल उसे ही सोचे जा रहा था कि कैसे उन्होंने कुछ हंसी के पल साथ में बिताए थे और अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये पूरा का पूरा रिश्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। अब जहाँ एक तरफ एक दिक्कत एक रिश्ते की टूटने की थी, वहीं दूसरी दिक्कत उस वेन्यू से धनाधन कॉल आते जा रहे थे बंगाली फैमिली यानी कि जॉय की फैमिली को भी और त्रिपाठी फैमिली यानी कि जमशेदपुर वाली फैमिली को भी। और बोला जाता है कि आपका ड्यू पेमेंट 50% है तो प्लीज आप अपना पैसा चुकाइए। अब कोई भी फैमिली इस पैसे को चुकाने के लिए राजी थी नहीं। तो यहाँ पर जो जॉय की फैमिली थी वो सोचती है कि मधु के जो चाचा हैं वो भी तो काफी टाइम से कवारे हैं, मतलब कि उनकी वाइफ से उनका डाइवोर्स हो गया था, अभी फिलहाल के लिए वो सिंगल हैं। हालांकि एज तो मोर देन 50 है, लेकिन अगर आधा पैसा वेन्यू का भर ही दिया है तो फिर क्यों ना आधा और भर के उस बात को एक शादी में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिस पर जॉय का कहना था कि नहीं, मैं इस बारे में सोच करके बताऊंगा क्योंकि फिलहाल के लिए मेरी जिंदगी में कोई लड़की है नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं त्रिपाठी फैमिली को, जहां पर निशा जो कि बंगाल अगेन जाना चाहती थी अपनी एक पढ़ाई के चलते, मतलब कि उसका कोई एग्जाम होने वाला था और इसी के साथ उसका जॉब प्लेसमेंट भी होने वाला था। तो ये दोनों ही लेडी मिलकर के भानु जी को समझाते हैं। अब यहाँ पर भानु जी बीइंग अ मैन वो कहते हैं कि लड़कियों का हाई मेंटेनेंस हमेशा ससुराल और मायका तोड़ता ही है। जैसे ही लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा देते हैं तो इनके अंदर एक वुमन एम्पावरमेंट की झलक दिखाई पड़ती है। ना तो खुद का घर संभलीता है और ना ही दूसरा घर संभाल पाती है। कुल मिलाकर के हर जगह तबाही और नुकसान ही होता है और फिर दोनों परिवारों का फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली लॉस ही लॉस होता है। तो मैं तो तुम्हारी किसी ज्यादा अच्छी पढ़ाई पर जोर नहीं देता, जितना पढ़ना था पढ़ लिख लिया, अब खाना बनाने पर ध्यान दो। जब तुम्हारे ससुराल में तीज त्योहार या फिर कोई दूसरा फेस्टिवल होगा उस टाइम अगर तुम्हें कोई खाने का बढ़िया पकवान बनाने को बोला जाएगा तो क्या करोगी? मार्केट से ऑर्डर करवाओगी या वहां पर स्विगी जोमेटो को कॉल करोगी? तो इससे अच्छा तो ये है कि अपने घर परिवार में ध्यान दो, चीजों को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में सोचो। ये जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा, बस इससे परिवार ही टूटते हैं। अब इन बातों से कहीं ना कहीं उसका दिल टूट जाता है, जहां पर श्री कहता है कि नहीं, जो वो कह रही है वो सही है, उसकी बात मानिए और सिर्फ एक एग्जाम की बात है, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग उसकी बात मान जाते हैं और सीधा सीन रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां पर दीपक का कहना था कि श्री मेरे दोस्त तू तो बंगाल जा रहा है और नेक्स्ट वीक ही दुर्गा पूजा है, वहां पर तो मधु बॉस से ज्यादा बढ़िया बंगालने मिलेगी। जिस पर श्री का कहना था कि मधु बॉस? कौन मधु बॉस? मैं तो ऐसे नाम की किसी लड़की को जानता नहीं। जहां पर निशा उसे साइड में ले जाकर के पूछती है कि मूव ऑन का नाटक करना बंद कब करोगे? जिस पर श्री का बताना था कि मूव ऑन का नाटक करने से मूव ऑन करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं उसे दिल से निकाल नहीं पाया हूँ, मगर हर जख्म को भरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। जिसके बाद सीन यहाँ बंगाल में शिफ्ट हो जाता है और अब जैसा कि मधु की फैमिली बंगाल में ही रहती थी तो यहाँ पर श्री उससे मिलने के लिए उसके स्कूल में पहुंच जाता है और इस वक्त वो एक लाइब्रेरी में बैठी थी और यहाँ पर श्री उससे बात करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी यहाँ पर वो निमित को देखता है। निमित अग्रवाल जो कि पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और वो यहाँ पर मधु से सॉरी मांगने के लिए आया था और कहने के लिए आया था कि अब मैं एक अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ, यूएस में हमारा एक नया हॉस्पिटल खुल गया है विद 260 बेड्स, कंप्लीटली फ्रेश इक्विपमेंट्स और बहुत ही बड़ी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। जिस पर मधु कहती कि हाँ ठीक है, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, पर रही बात हमारे रिश्ते की तो मुझे इस पर सोचना पड़ेगा। जिस पर निमित कहता है कि यहाँ लाइब्रेरी में बात कर नहीं सकते हैं तो क्या कहीं बाहर रेस्टोरेंट में चले। अब जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं दोनों तो पीछे पीछे श्री भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। अब जहाँ एक तरफ सब्जी कट रही थी वहीं दूसरी तरफ श्री का दिमाग फट रहा था। कुल मिलाकर के सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। श्री को लग रहा था कि अगर बात हाथ से निकल गई तो ये साला निमित मधु को ले उड़ेगा और उसकी लाइफ अगेन अकेलेपन से भर जाएगी। तो यहाँ पर वो हिम्मत करके कैसे तैसे उनके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मधु मैं जानता हूँ कि वैसे तो अब मैं कोई हक नहीं रखता तुम्हारी लाइफ में, मगर पिछली जो गलतियां हुई उसके लिए मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा और एक मौका देने के लिए आया हूँ। अब ये बातें सुनकर के मधु को आ जाता है गुस्सा कि तुम होते कौन हो मुझे मौका देने वाले और मेरी लिमिट्स को सेट करने वाले। हमेशा प्यार बराबरी का होता है, यानी कि जितना सम्मान तुम दो उतना ही सम्मान मैं दूं। हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि लड़कियां ही सम्मान दे उसके बदले में लड़के कभी सम्मान ना दे और वो श्री को बुरा भला बोल करके निकल जाता। वैसे बात तो सही, आधा सम्मान तुम दो आधा सम्मान मैं दूं, बिल्कुल बात बराबर। आखिर ऐसे ही तो चलते हैं रिश्ते, मगर लड़कों
मधु को ये कौन समझाए कि अपने काम, अपनी मैस्कुलिनिटी और अपने दूसरे शौकों से बढ़कर भी एक औरत की जिंदगी होती है। इसी वक्त यहाँ पर भानु जी का फोन आता है और वो कहते हैं कि अरे भाई तू है कहाँ पर, अपने को निकलना है, होटल पहुंचना है, वहां का सेटलमेंट करना है, जल्दी से आजा, मैं टैक्सी में इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ एक टैक्सी के अंदर ये फैमिली बैठी होती है कि तभी वहां पर एक दूसरी टैक्सी आकर के रुकती है, जहाँ पर भानु जी अपनी ही वाइफ को जॉय बॉस के साथ में देख पाते हैं। अब तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, जहाँ पर इनकी अगेन एक फैमिली मीटिंग होती है और यहाँ पर भानु का बोलना था कि आखिर कुसुम तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर कुसुम का बताना था कि हमारे रिश्ते में अब वो मिठास रही नहीं, वो स्पाइस खत्म हो गया था, वो स्पार्क नहीं रहा था। शादी का रिश्ता एक गाड़ी की तरह होता है जिसमें 2 टायर होते हैं, अगर 2 टायर में से एक भी पंचर हो जाए तो गाड़ी को खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और अब वक्त आ गया है उस टायर को बदलने का। अब भानु जी जो कि पुराने ऑर्थोडॉक्स वाले ख्यालात के थे, उनका बोलना था कि तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और आज के आज ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। जहाँ पर श्री का कहना था कि आखिर माफी किस बात की, उन्होंने गलती करी ही क्या है, आप उनको टाइम दे नहीं रहे हो, आप खाते वक्त उनकी बेइज्जती कर रहे हो, जो वो काम आपको करके दे रही है उसे कभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, हमेशा उन्हें नीचा दिखा रहे हो, उनकी किसी बिजनेस ओपनिंग में या एंटरप्रेन्योरशिप में कभी तो हेल्प कर नहीं रहे हो, ऊपर से हमेशा नीचा दिखा करके घर के कामों के अंदर ही लगवाते रहते हो उन्हें। कभी आपने तो अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए नहीं, तो फिर उनकी तरफ से सॉरी मंगवा करके क्या साबित कर देना चाहते हो। और अब फाइनली ये बात भानु को भी समझ में आती है और इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन तभी इन्हें खबर मिलती है कि जॉय की जो मम्मी होती है उनकी तबीयत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बस ऑलमोस्ट मरने की कगार पर होती है। तो उनकी इस खराब हालत को देखते हुए गाड़ी के अंदर बैठ करके जॉय, कुसुम, श्री और मधु जाने लगते हैं। यहाँ घर पर आने पर उनकी मॉम की जब हालत देखी जाती है तो वो बहुत ज्यादा खराब थी और ये लग रहा था कि बस अब वो किसी भी मोमेंट पर ऊपर टपक सकती है और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि दुर्गा पूजा कैसे तैसे कर ले। लेकिन दुर्गा पूजा को आने में अभी 1 हफ्ता था, यानी कि 7 दिन बाद में। अब 7 दिन तक जीना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जिस पर श्री एक आइडिया देता है कि भगवान की पूजा करने के लिए दिन वार समय क्या देख, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो अगले दिन वो जाकर के दुर्गा माँ की एक मूर्ति खरीद ले आता है और जैसे ही घर में माँ की मूर्ति आती है तो यहाँ पर आंटी जी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। ये लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में दुर्गा पूजा करते हैं और हल्का फुल्का यहाँ पर नैन मटक्का भी चलता रहता है अपने श्री जी और मधु जी के बीच में। एट द एंड जब पूजा खत्म हो जाती है तो बारी आती है मूर्ति को विसर्जित करने की। तो मूर्ति विसर्जन के टाइम पर यहाँ पर बारिश आ जाती है और सभी लोग तो साइड में खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री हाथ पकड़ लेता है मधु का और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और इंसान तो गलतियों का पुतला होता है यार, मुझे तुमसे कभी नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं होता कौन हूँ तुम्हें माफ करने वाला, मैं होता कौन हूँ तुम्हारी लिमिट्स सेट करने वाला। पर आखिर तुम भी तो सोचो कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो कोई और भी उतना ही गुस्सा करता जितना कि मैंने किया, तो फिर आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। तो फाइनली मधु को भी ये बात समझ में आती है और यहाँ पर वो बात रिवील करती है कि देखो हमारी जो कॉलिंग वाली बात थी मुझे वो तुमसे शेयर करनी थी और मैं सगाई वाली रात को ये सब कुछ बातें शेयर करने वाली थी। तो हुआ ये था कि जब मैंने तुमसे पहली बार बात करी, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने क्या पहना है, तुमने मुझसे ये पूछा कि तुमने क्या खाया है, तुमने मुझसे सेक्स की बातें नहीं करी, तुमने मुझसे मेरे बिहेवियर, मेरे काम और मेरी दिनचर्या की बातें करी, जिसने मेरा दिल जीत लिया। और श्री रेणु नाम का तो पूरी गूगल पर एक ही शख्स था, इसलिए ढूंढना मुश्किल नहीं था। तो मैंने पहले तुम्हें गूगल पर ढूंढा, फिर पता चला कि तुम तो मेरे चाचा की फ्रेंड के भतीजे हो, तो फिर बात फिर आगे मैंने ही बढ़वाई। और रही बात एफर्ट्स, तो मैंने तुम्हारे एफर्ट्स देखे हैं, यहाँ पर अब मैं भी एफर्ट्स डालना चाहती हूँ, तो चलो इस रिश्ते को वापस से रिक्रिएट करते हैं। और ये दोनों अगेन वापस से हाथ मिला लेते हैं, यानी कि शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रिश्ता बच जाता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कभी कभार कुछ हिडन जेम्स हमें मिल ही जाते हैं ऐसी मूवीज के जरिए। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि ये मूवी अंदर से इतनी अच्छी निकल जाएगी, लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई पर्सनली रियलाइज्ड कि कभी कभार बहुत ही हैवी कास्ट, बहुत ही तगड़े ग्राफिक्स, सीजीआई की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक अच्छी स्टोरी लाइन और अच्छी एक्टिंग की जरूरत पड़ती है एक मूवी को अच्छे से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी मूवीज और देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन और सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। बाकी सारे चैनल्स 1 मिलियन बाहर हैं, ये बेचारा 1 लाख के नीचे ही पड़ा है, इसे भी 1 मिलियन तक पहुंचाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए। घर के जितने फोन है उससे सब्सक्राइब कर दीजिए। और आजकल तो एक नया फीचर भी आया है जहां पर कमेंट्स के पास में हाइप का ऑप्शन है, तो हाइप भी कर दीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आजकल रिव्यूज आते रहते हैं। मैं जल्दी ही ऐसी ही एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।